नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ट्यूशन अमन प्रिया जिगिरिस में। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग को 26 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का जो वीडियो है आप लोग को अपलोड किया गया था, लेकिन सेकेंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट का वीडियो आप लोग को नहीं दिया गया था। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 26 फरवरी सेकेंड शिफ्ट में, थर्ड शिफ्ट में और फोर्थ शिफ्ट में आपके जिगिरिस के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। हालांकि तबीयत खराब हो जाने के चलते वीडियो आपको नहीं मिल पाया था, तो अभी तबीयत में थोड़ा सुधार देखने को मिल रहा है। तो आपको मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कल सुबह तक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी तरीके। चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। और इसका जो पीडीएफ है टेलीग्राम पर आपको पहले ही भेज दिया गया है रात में ही, तो आप लोगों को वहाँ से जाकर उसको प्राप्त कर लीजिएगा। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहला जो प्रश्न पूछा गया था आपका कि सोनल मानसिंह किस नृत्य शैली से संबंधित है। ठीक है, सोनल मानसिंह की बात करेंगे तो ये आपके दो शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, भरतनाट्यम और ओडिसी। कभी कभी क्या होता है कि आपको दोनों ऑप्शन, दो ऑप्शन करके दिया जाता है, या आपको कहीं भरतनाट्यम दिया जाएगा या कभी ओडिसी ही दिया जाएगा। यानी कि आप चार ऑप्शन जो दिया जाता है, चार ऑप्शन में दो ऑप्शन भरतनाट्यम ओडिसी आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों ही नृत्य याद रखिएगा, इनका संबंध है। 1992 में इन्हें पद्म भूषण का अवार्ड मिला है और सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ता ये बनी थी। इसके अलावा 2003 में इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था, जो कि सम्मानित होने वाली भारतीय महिला थी प्रथम। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, अगर आपका एग्जाम में अभी 1-2 दिन का समय बचा हुआ है, ठीक है, तो आपके लिए ये जो पीडीएफ आपको यहाँ पर जो सामने दिख रहा है, जो कि 76 सेट पीआईक्यू, या 76 सेट जो पीवाईक्यू है, वो आपका 2023 में जो आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था 10 जनवरी से लेकर 13 फरवरी 2023 तक, उन 76 शिफ्टों का पीडीएफ है। ठीक है, इसमें आपका 1520 प्रश्न पूछा गया है, पूरे आंसर की से अपडेटेड है, ऑप्शन भी साथ में दिया गया है, आंसर भी दिया गया है, साथ में इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी दिया गया है। ठीक है, इस पीडीएफ का जो प्राइस है रखा गया है हम लोग की तरफ से, वो रखा गया है 25 रुपीज़। ठीक है, बहुत ही कम दाम रखा गया है। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो आप इसको ले सकते हैं, लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही देख लीजिए, इसके साथ ही अगर आप जो अभी एग्जाम आपका चल रहा है, ठीक है, एग्जाम अभी आपका चल रहा है, कौन सा एग्जाम चल रहा है भाई? एसएससी जी 2024 का चल रहा है। ये आपका 20 तारीख से शुरू हुआ था और आपका अभी 25 अभी खत्म हो गया, 26 तक, 25 को एग्जाम नहीं था। 24 तक का पीडीएफ, 24 तक के पीडीएफ में आपको 350 प्रश्न मिलेंगे, यानी कि 400 प्रश्नों में से आपका स्टूडेंट, यानी कि स्मृति पर आधारित ये प्रश्न है, यानी 400 प्रश्नों में से 350 प्रश्नों को मैंने एकत्रित किया है, उसका पीडीएफ बनाया है, साथ में इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी डाला है, जो कि आपके आगे शिफ्टों में देखने को मिलेंगे और मिल रहे हैं। ठीक है, इसका भी प्राइस आपका 25 रखा गया है। अगर आप दोनों परचेस करना चाहते हैं तो 49 रुपये में आप दोनों परचेस कर सकते हैं। परचेस करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलता है तो आप यहाँ पर 2 व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा होगा। कौन कौन सा नंबर दिख रहा है? तो 9973741666 दिख रहा होगा और 6299068159 दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से जाके आप इस पीडीएफ को बाय कर सकते हैं। अगर आपको ये पीडीएफ बाय करना है पीवाईक्यू का, तो ये आपको वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, जिसका वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में तो दिया ही गया है। साथ में यहाँ पर देख सकते हैं www.amanpriyajikris.com पर भी आपको जाकर मिल जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं समझ में आप लोग को आ गया होगा। हम चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है। सानिया मिर्जा की बात करेंगे तो जब आप लोग का पीवाईक्यू का क्लास चल रहा था तो हमने आपको बताया था, ठीक है, सानिया मिर्जा ऑप्शन में कहीं देखने को मिला था, तो हमने आपको बताया था कि सानिया मिर्जा अभी हाल ही में खबर में रही हैं, तो इनके बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हमने आपको इनसे जुड़े सारे फैक्ट्स बताए थे। तो आज देखिए 26 फरवरी सेकेंड सेट में ये प्रश्न आपको पूछा भी जा चुका है। ठीक है, तो सानिया मिर्जा की बात करेंगे तो इनका संबंध आपका टेनिस से है, तो इसका राइट आंसर आपका टेनिस हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पूर्व विंबलडन डबल चैंपियंस आपका 2000 जीत चुकी हैं। 2022 के बाद टेनिस से संन्यास लेने की इन्होंने घोषणा की थी और 2005 में WTO सिंगल्स खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनी थी। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने महेश भूपति के साथ 2 ग्रैंड स्लैम खिताब 2009 ऑस्ट्रेलियन ओपन मिक्स्ड डबल्स और 2012 फ्रेंच ओपन मिक्स्ड डबल्स भी जीते हैं। उन्होंने यूएस और ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीते हैं। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि की बात करेंगे तो ये सभी प्रश्न, ये से प्रश्न डायरेक्ट आपको पीडीएफ में दिया गया है। ठीक है, या जो लोग पीडीएफ बाय किए हैं 350 क्वेश्चन वाले, जो कि अभी तक एग्जाम में पूछा गया, उसमें भी है और पीवाईक्यू में भी आपको दिया गया है। ठीक है, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका 1951 से 56 हो जाएगा। पहली बार आपका 1951 से 56 था, लेकिन द्वितीय वाला पूछा गया था तो 1956 से 1961 होगा, जो कि आपका यहाँ लिखा गया है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयों और आदेशों की समीक्षा से संबंधित है। तो इस करेक्ट आंसर आपका अनुच्छेद 137 हो जाएगा। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 137 है,
सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निर्णयों या आदेशों की समीक्षा से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा अनुच्छेद 137 के अनुसार संसद के द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों या अनुच्छेद 145 के तहत बनाए गए किसी भी नियम के अधीन सर्वोच्च न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए किसी भी निर्णय या दिए गए आदेश की समीक्षा करने की शक्ति होती है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला है कि 106वां संविधान संशोधन या महिला आरक्षण विधेयक 2023 नारी शक्ति वंदन अधिनियम जिसे कहा जाता है, वो आपके अधिनियम को लोकसभा में कब पेश किया गया था या लोकसभा से कब पारित हुआ था, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। तो राइट आंसर आपका 19 सितंबर 2023 हो जाएगा। 19 सितंबर 2023 को ये आपका लोकसभा में पेश किया गया था और उसी दिन आपका ये पारित भी हुआ था। इसके अलावा आपका कोई भी विधेयक, जब विधेयक आपका कानून बनता है, कोई भी विधेयक आपका कानून बनता है तो आपको उसको 3 चरण से होकर गुजरना पड़ता है। पहले तो वह चाहे लोकसभा में आपका पेश हो, पारित हो या राज्यसभा से पारित हो। ठीक है, तो ये आपका पहले कहाँ से पारित हुआ था? लोकसभा से। जो ज़्यादातर विधेयक होते हैं आपके लोकसभा से ही पारित होते हैं, फिर राज्यसभा जाते हैं, राज्यसभा जाने के बाद वो आपका राष्ट्रपति के पास जाते हैं हस्ताक्षर होने के लिए। ठीक है, तो पहले लोकसभा में पेश किया गया था 19 सितंबर 2023 को। इसके बाद आपका राज्यसभा में पेश किया गया था 21 सितंबर 2023 को, जहाँ से राज्यसभा के द्वारा भी पारित कर दिया गया था। इसके बाद इसको साइन करने के लिए भेजा जाता है द्रौपदी मुर्मू के पास, यानी कि जो वर्तमान में राष्ट्रपति है उनके पास। तो ये आपके 28 सितंबर 2023 को आपका राष्ट्रपति का साइन होता है। इसके बाद से ये विधेयक आपका भारत का एक कानून बन जाता है। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा, कोई भी विधेयक अगर कानून बनता है तो उसको 3 चरण से गुजरना ही पड़ता है। ठीक है, अगला है कि मूल भारत का जो मूल संविधान है डैश के द्वारा हस्तलिखित किया गया था। तो भारत के मूल संविधान की बात करेंगे। मूल संविधान जो कि आपके संविधान जो कि संसद में रखा गया है, ठीक, उसी की बात हो रही है। बाकी जो कॉपी बाहर बिक रही है उसकी बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो जो संसद में मूल संविधान आपका रखा गया है उसका जो हस्तलेखन है, यानी कि वो तो प्रिंट करवाया नहीं गया था। उस समय प्रिंट का आविष्कार हुआ होगा लेकिन करवाया नहीं गया था। ठीक है, जैसा कि आज आप लोग देखते होंगे आपको प्रिंट के माध्यम से जो पीडीएफ वगैरह दिया जाता है, उस समय वैसा व्यवस्था नहीं था। ठीक है, तो उसको हाथ से ही लिखा गया था। ठीक है, जिससे आप लोग नोट सुनाते हैं उस प्रकार करके लिखा गया था। तो इसको लिखा था आपका प्रेम बिहारी नारायण रायचेता ने। ठीक है, किसने लिखा था? तो प्रेम बिहारी नारायण रायचेता ने लिखा था। तो इसका राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, और अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुच्छेद 395 है। 8 अनुसूची था मूल संविधान में। प्रस्तावना को हस्तगत करने हेतु 6 महीने के लिए रायजादा संविधान हो अब संविधान क्लब में अपनी डेस्क पर रहे थे। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा उन्होंने हिंदी सुलेख के लिए बर्मिंघम से अंग्रेजी सुलेख और हिंदू डीप पेन निब के लिए नंबर 303 पेन का इस्तेमाल किया था। ठीक है, ये आपका पेन का नंबर भी दिया गया है, हालांकि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला है कि 2024 के आम चुनाव के लिए चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकन किसे नियुक्त किया गया है, या जो आपका 2024 में जो आम चुनाव आपका होना है उसके लिए जो चुनाव आयोग है राष्ट्रीय आइकन किसे नियुक्त किया है, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर आपका सचिन तेंदुलकर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सचिन तेंदुलकर होगा। जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं अभी वर्तमान में राजीव कुमार जी हैं, और चुनाव आयुक्त हैं अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल के प्रतिनिधित्व वाले चुनाव आयोग और सचिन तेंदुलकर के बीच आपका एक एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। एमओयू के अनुसार क्रिकेटर चुनाव आयोग के प्रयासों को बढ़ावा देंगे। सचिन वोटिंग को लेकर मतदाताओं के बीच जागरूकता को बढ़ाएंगे। यही नहीं, सचिन वोटर्स को एक एक वोट का मूल्य और महत्व के बारे में शिक्षित भी करेंगे। ठीक है, जो आपका राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया जाता है उसका यही काम रहता है। ठीक है, अगला है कि भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम वर्ष में लड़ा गया था। तो जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है प्रथम पूछा गया है, तो 1857 का जो क्रांति हुआ था उसी को हम लोग भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका 1857 हो जाएगा। ठीक है, 1857 को भारतीय सिपाही विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध क्या कहा जाता है, किसने कहा था? तो बी डी सावरकर जी ने कहा था। इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा उस समय आपका वायसराय कौन था? 1857 की क्रांति के समय प्रश्न तो बनता है। तो वायसराय था आपका लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग का जो शासनकाल था 1856 से लेकर 1862 तक का था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है? साक्षरता दर सर्वाधिक पूछा गया था। देखिए, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। सेकंड शिफ्ट का प्रश्न 26 फरवरी का आपसे राज्य पूछा गया था या केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया था। दोनों में से कोई एक ही पूछा गया था। अभी हम लोग दोनों डिस्कस करेंगे। तो राज्य में बात करेंगे तो राज्य में इसका राइट आंसर आपका केरल हो जाएगा। अगर आपसे लक्षद्वीप पूछा जाए, सॉरी, आपका केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाता तो उसका राइट आंसर क्या होता? लक्षद्वीप होता। ठीक है, या आपका
राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश। 3 तरह से यहाँ प्रश्न बनता है। एक तो आपका पूछा जाता है कि किस राज्य का, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ आपका राज्य रहता है। एक क्या पता रहता है, यहाँ पर सिर्फ आपका यूटी रहता है। एक प्रश्न और कैसे बनता, यहाँ पर रहता था राज्य प्लस यूटी, ठीक है, यानी कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में तीनों का राइट आंसर आपका क्या होगा, अलग अलग होगा। राज्यों में पूछेगा तो इसका राइट आंसर केरल होगा। अगर यूटी में पूछेगा तो इसका राइट आंसर लक्षद्वीप होगा। और राज्य प्लस यूटी में पूछेगा तो इसका भी राइट आंसर आपका केरल होगा। यानी कि केरल आपका टॉप पर है साक्षरता के मामले में। सेकंड स्थान पर कौन है, तो सेकंड स्थान पर आपका लक्षद्वीप है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। देश की साक्षरता की बात करते हैं तो 74.04% है। पुरुष का साक्षरता दर आपका 82.14% है। 100% प्रश्न पूछा जाएगा आगे आपके आने वाले शिफ्टों में। इसके अलावा महिलाओं का साक्षरता दर की बात करेंगे तो 65.46% है। केरल का साक्षरता दर 93.91% है, जो कि भारत में सबसे ज्यादा है। केरल के बाद आपका लक्षद्वीप का स्थान आता है। लक्षद्वीप के बाद अगर आपसे पूछेगा तो मिजोरम का स्थान आता है, ठीक है, मिजोरम का स्थान आता है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। केरल आपका राज्य है, मिजोरम आपका राज्य है, लक्षद्वीप आपका यूटी है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि सेकंड कौन है, तो सेकंड राज्य पूछा जाएगा तो मिजोरम हो जाएगा। ओवरऑल पूछा जाएगा तो आपका लक्षद्वीप होगा। इसके अलावा जो बिहार का स्थान है सबसे आखिरी पायदान पर है, ठीक है, सबसे निम्न स्तर पर कौन है, तो अपना बिहार है, ठीक है। और सौभाग्य से हम भी बिहार के ही हैं। तो बिहार का साक्षरता दर जो 11 की जनगणना के अनुसार कम है, ठीक है, सबसे आखिरी पर है। इसके अलावा आपका अरुणाचल प्रदेश का स्थान आता है और राजस्थान का स्थान आता है, ठीक है। अगला है कि मनरेगा के तहत कितने दिनों का रोजगार की गारंटी है, ठीक है। तो मनरेगा होगा, या आपका ऑप्शन में क्वेश्चन में नरेगा होगा, तो इसमें ज़्यादा लोड नहीं लेना है। नरेगा का मनरेगा का ही पहले नाम नरेगा था, ठीक है, बाद में 2009 में आपका नरेगा में महात्मा गांधी जी का नाम जुड़ता है, तब से यह मनरेगा कहलाता है, ठीक है। तो इसमें जो रोजगार का जो गारंटी दिया जाता है 100 दिनों का दिया जाता है, ठीक है। यह अधिनियम आपका 2005 में आया था, ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला है, हाँ, मनरेगा के लिए नोडल मंत्रालय यानी कि मंत्रालय कौन सा है, यानी कि कौन सा मंत्रालय काम करता है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय काम करता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध वायलिन वादक है। वायलिन वादक पूछा गया था और ऑप्शन में आपका एल सुब्रमण्यम का नाम दिया गया था, तो इसका राइट आंसर आपका एल सुब्रमण्यम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1992 में उन्होंने लक्ष्मी नारायण ग्लोबल म्यूजिक फेस्टिवल का शुरुआत है जो कि किया था। इसके बाद 2007 में सुब्रमण्यम फाउंडेशन सुब्रमण्यम और उनकी पत्नी के द्वारा प्रबंधित एक दान बेंगलोर में एक संगीत विद्यालय की स्थापना की। भारत ने सुब्रमण्यम एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स यानी कि सापा कहा, ठीक है। अगला है कि मनु भाकर डैश से जुड़ी हुई है। मनु भाकर के साथ एक और का नाम दिया गया था, ठीक है, उनका नाम शायद याद नहीं है, बच्चों ने बताया था, लेकिन हम सिर्फ मनु भाकर का ही नाम लिखे हैं। तो मनु भाकर का जो संबंध है आपका निशानेबाजी से है, तो उनका भी नाम दिया गया होगा, तो उनका भी संबंध आपका निशानेबाजी से ही होगा, ठीक है। 2008 में इन्होंने विश्व IASS विश्व कप में भारत के लिए 2 स्वर्ण पदक अर्जित किए थे, यानी कि जीती थी, और वो IASF विश्व कप स्वर्ण पदक अर्जित करने वाले सबसे कम उम्र की भारतीय बनी थी, ठीक है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो कि आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट तो है नहीं, क्योंकि ये सब आपका उनका इतिहास है, बाकी PDF में दिया गया है। पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला है कि निम्न में से किस राज्य में कम्बाला उत्सव मनाया जाता है। कम्बाला उत्सव की बात करेंगे तो क से कम्बाला और क से कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हालांकि यह सभी प्रश्नों में नहीं लग पाता है, बस कुछ कुछ में लगता है, तो लगा लीजिएगा। क से कम्बाला याद रखिएगा, क से कर्नाटक याद रखिएगा। इसके अलावा क से करगा याद रखिएगा, क से कर्नाटक याद रखिएगा, ठीक है। ऐसे कुछ कुछ लगाकर याद करना पड़ता है, क्योंकि GS का जो सिलेबस है आप लोग को भी मालूम होगा, आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो कितना बहुत बड़ा है, समुद्र की तरह है, जितना भी पढ़ लीजिएगा तो आपको कभी पूरा होगा ही नहीं, ठीक है। तो कमाला उत्सव दक्षिण पश्चिम भारतीय राज्य कर्नाटक में आयोजित होने वाली एक क्या है, भैंस दौड़ है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। ये जो उत्सव है मौसम नवंबर में शुरू होता है और मार्च तक चलता है। यह उत्सव भगवान शिव के अवतार भगवान कादरी मंजूनाथ को समर्पित है, ठीक है। अगला है कि प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है। तो प्रागैतिहासिक काल जिसे कि हम लोग पाषाण युग के नाम से जानते हैं, इसे 3 भागों में बांटा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। पाषाण काल इसी को कहते हैं, पाषाण काल यानी कि पत्थर का काल, ठीक है। पाषाण मतलब पत्थर ही होता है, ठीक है। तो इसको 3 भागों में बांटा जाता है। 3 खंड है, पूर्वा पाषाण हो जाता है, मध्य पाषाण होता है और आपका नव पाषाण होता है, ठीक है। अगला है कि ब्रह्मोत्सव पर्व भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो ब्रह्मोत्सव पर्व की बात करेंगे तो जो ब्रह्मोत्सव पर्व है वो आपका मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये जो ब्रह्मोत्सव पर्व है आपका हिंदू पर्व है और हर साल आंध्र प्रदेश के तिरुपति में तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर में मनाया जाता है। और किंवदंतियों के अनुसार इस त्योहार की उत्पत्ति
भगवान ब्रह्मा से जुड़ी हुई है, इसलिए इसका नाम ब्रह्मोत्सव है। ठीक है। अगला है कि किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है। तो देवदासी परंपरा की बात करेंगे तो भरतनाट्यम जो है उसका जो संबंध है आपका देवदासी परंपरा से है। इसको दास्यट्टम के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा। भरतनाट्यम के विषय में तो आप लोग को बता ही दिए होंगे, बहुत बार बता चुके हैं। हर वीडियो में डिस्कस करते हैं कि भरतनाट्यम आपका शास्त्रीय नृत्य है। सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य आपका भरतनाट्यम ही है, जो कि तमिलनाडु से संबंधित है। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मुद्रा यानी कि करेंसी की आपूर्ति को क्या कहते हैं। गलत कथन वाला प्रश्न पूछा गया था। पूरा प्रश्न तो मिल नहीं पाया है, लेकिन ये जो प्रश्न भेजा गया है यही बहुत है कि किसी समय विशेष में किसी देश के प्रसार में उपलब्ध मुद्रा और जमा के रूप में मुद्रा के अस्तित्व के योग को मुद्रा आपूर्ति कहा जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स थर्ड शिफ्ट के प्रश्नों को। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे थर्ड शिफ्ट के प्रश्नों को। ठीक है, 26 फरवरी को। तो पहला प्रश्न है कि भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है। तो भारत का जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था वो आपका हेरोड डोवन मॉडल पर आधारित था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना आपका 1951 में शुरू होता है, 1956 तक चलता है। और इसका जो मुख्य केंद्र था आपका किसान देश के कृषि के विकास पर था। ये योजना सफल रहा था। 2.1% लक्ष्य रखा गया था। 3.6% ये हासिल हुआ था। इसी योजना के दौरान पंचवर्षीय योजना के दौरान 5 आईआईटी की स्थापना किया गया था। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन चुका है कि 5 आईआईटी का स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। अगला है फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो फ्लेमिंगो की बात करेंगे तो यह आपका आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। फ्लेमिंगो त्यौहार आंध्र प्रदेश में नेल्लोर जिले के झील शहर सलूरूपेटा में मनाया जाता है। ठीक है, ये नौका दौड़ और प्रदर्शनी जैसा कार्यक्रम शामिल है। फ्लेमिंगो की बात करेंगे तो ये पक्षी का नाम है, हर साल पुलिकट झील में आता है। और फ्लेमिंगो महोत्सव हर साल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है। अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधान परिषद के निर्माण एवं समापन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका अनुच्छेद 169 हो जाएगा। क्या होगा, अनुच्छेद 169 होगा। विधान परिषद का मतलब आप लोग समझते होंगे, अगर नहीं समझते हैं तो समझ लीजिए। ठीक है, केंद्र में संसद का कितना सदन है। संसद का कितना सदन है, 2 सदन है। एक है आपका लोकसभा, एक है आपका राज्यसभा। तो केंद्र जब संसद केंद्र में संसद का 2 सदन है तो राज्यों में भी कुछ ना कुछ होगा। तो राज्यों में आपका संसद की जगह क्या है, विधानमंडल है। राज्यों में क्या है, तो आपका विधान मंडल है। ये जो विधानमंडल है इसका जो उल्लेख किया गया है आपका अनुच्छेद 168 में किया गया है। और संसद की बात करेंगे तो संसद का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 79 में किया गया है। ठीक है, तो 79 से रिलेट क्या करना है आपको, 168 करना है। इसके अलावा विधानमंडल से संसद का 2 सदन है आपका, एक है आपका लोकसभा और एक है आपका राज्यसभा। ठीक है, तो जो आपका लोकसभा है ये आपका निम्न सदन है, ये जो राज्यसभा है वो आपका उच्च सदन है। ठीक है, उसी प्रकार विधानमंडल में भी 2 सदन होता है। ठीक है, एक आपका होता है विधानसभा, एक आपका होता है विधान परिषद। ठीक है, तो ये जो विधान जो सभा है इसको आप लोग रिलेट कीजिएगा किससे, संसद के लोकसभा से। और जो आपका विधान परिषद है इसको आपका रिलेट कीजिएगा आपका राज्यसभा से। यानी कि राज्यों का जो उच्च सदन होगा वो आपका विधान परिषद होगा और राज्यों का जो निम्न सदन होगा वो आपका विधान सभा होगा। ठीक है, इसके अलावा जो आपका संसद का जैसे लोकसभा है तो लोकसभा, या पहले हम राज्यसभा की बात करते हैं, उस सदन राज्यसभा है तो पहले बड़े लोगों की बात करना चाहिए। ठीक है, तो राज्यसभा की बात करते हैं तो इसका उल्लेख संसद के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो 80 में किया गया है। और लोकसभा का 81 में किया गया है। उसी प्रकार से आपका जो विधानमंडल है वो जो विधान परिषद है इसका निर्माण होगा कि इसका समापन होगा, इसका उल्लेख अनुच्छेद 169 में किया गया है और विधानसभा का उल्लेख किया गया है 170 में। ठीक है, इसको रिलेट करके याद रखना होगा। इसके अलावा जो विधान जो सभा है ये तो आपके सभी राज्यों में होगा। ठीक है, सभी राज्यों में है, साथ में 2 केंद्र शासित प्रदेशों में भी है, दिल्ली में है और पुडुचेरी में है। इसके अलावा जो विधान परिषद है ये आपके भारत के सभी राज्यों में नहीं है, ये मात्र 6 ही राज्यों में है। ठीक है, पहले 7 में हुआ करता था लेकिन जम्मू कश्मीर के हटने के बाद अब 6 ही राज्यों में बच गया है विधान परिषद, जिसमें से एक नाम आपका यूपी का आता है, एक नाम आपका बिहार का आता है। यूपी बिहार, ठीक है, ये दोनों राज्यों में विधान परिषद है। इसके अलावा आपका एक नाम आता है आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का रहता है, एक आपका आता है तेलंगाना का। ठीक है,
ये 4 हो गया। इसके बाद एक नाम आपका आता है महाराष्ट्र का, एक नाम आपका आता है महाराष्ट्र का, एक नाम आता है आपका किसका, तो कर्नाटक का। ठीक है, यही 6 राज्यों में बस मात्र विधान परिषद है, बाकी राज्यों में नहीं है। ठीक है, तो इसको भी आप रिलेट करके याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न आपका बन गया है, इसलिए आपको हम इतना डिटेल में बताए हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि 2023 अंडर 19 महिला T20 विश्व कप के विजेता कौन था। ठीक है, तो 2023 का जो अंडर 19 जो महिला T20 विश्व कप हुआ था, ये आपका पहला संस्करण था। 2023 में पहली बार ही खेला गया था। ठीक है, इसका जो विजेता बना था अपना देश भारत ही बना था। उप विजेता की बात करेंगे तो इंग्लैंड बना था। मेजबान देश की बात करेंगे तो दक्षिण अफ्रीका बना था। संस्करण आपका पहला था। कुल टीम कितने भाग ली थी, 16 टीमों ने भाग लिया था। ठीक है, ये तो आपको याद रखना ही होगा। इसके अलावा सीरीज का जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी था वो थे आपका ग्रेस स्क्रीवेंस, जो कि आपका इंग्लैंड की खिलाड़ी थी। सर्वाधिक रन अपना भारत की ही महिला क्रिकेटर ने बनाया था, श्वेता सहरावत ने, कुल 297 रन। सर्वाधिक विकेट की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं मैगी क्लार्क, 12 विकेट ली थी। तो इसको भी याद रखिएगा, यही सब प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो विजेता, उपविजेता, मेजबान देश, संस्करण कौन सा था, कुल टीमों ने कितना भाग लिया था, मैन ऑफ द मैच कौन बना था, मैन ऑफ द सीरीज कौन बना था, ये करके याद रखना होगा आपको। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन एस ब्लॉक तत्व का कौन सा है। ठीक है, तो ऑप्शन में रूबिडियम दिया गया था, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर था। जब आप लोग पेरियोडिक टेबल को देखिएगा, ध्यानपूर्वक थोड़ा देखिएगा, तो आपको यहाँ पर एस ब्लॉक का एलिमेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो एस ब्लॉक का एलिमेंट में 2 ग्रुप है, एक में आपका हीलियम है, लिथियम है, इसके अलावा एक आपका सोडियम है, पोटेशियम है, रूबिडियम है, इसके अलावा एक आपका हैसेंशियम है, एक आपका फ्रेंशियम है। ठीक है, इसके अलावा एक आपका बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, इसके अलावा आपका एक कैल्शियम है, इसके अलावा आपका सेलेनियम है, बेरियम है और आपका रेडियम है। ठीक है, ये आपका एस ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, तो एस ब्लॉक का एलिमेंट पूछा गया था, तो याद कर लीजिएगा। रूबिडियम भी एस ब्लॉक का ही है, तो इसका राइट आंसर वही था। अगला है, बाकी पी ब्लॉक, डी ब्लॉक आप लोग पढ़ लीजिएगा, उतना मुझे साइंस का थोड़ा आइडिया कम है। अगला है कि अरुणा मिश्रा एक भारतीय डैश है। अरुणा मिश्रा की बात करेंगे तो भारतीय एक क्या है, मुक्केबाज है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर मुक्केबाज हो जाएगा। ये आपके नाम से फीमेल मेल लग रहे होंगे, लेकिन ये आपके महिला है। उसने 2003 एशियाई चैंपियनशिप, 2004 में नॉर्वे में विश्व चैंपियनशिप और 2011 में विश्व पुलिस और फायर गेम्स में स्वर्ण पदक जीती हैं। जमशेदपुर आपका झारखंड की रहने वाली है। साथ में बॉक्सिंग के अलावा वो झारखंड पुलिस में पुलिस इंस्पेक्टर भी हैं। अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो भारत का जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 1 किलोमीटर में भारत में कितने लोग रहते हैं, वही आपसे पूछा गया था और उसी को हम लोग जनसंख्या घनत्व के नाम से जानते हैं। तो 1 वर्ग किलोमीटर में भारत में 382 व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा सबसे ज्यादा जो जनसंख्या घनत्व है अपना देश राज्यों में बात करेंगे तो बिहार का है। उसी प्रकार अगर आपका राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाएगा तो दिल्ली का हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली आपका टॉप पर है। इसके अलावा सेकेंड स्थान पर बिहार है, लेकिन राज्यों में प्रथम स्थान पर है। इसके अलावा बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है वो आपको बता दें कितना है, तो 1106 किलोमीटर, या सॉरी 1106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। ठीक है, आपका बिहार का जनसंख्या है। ठीक है, 1106 लोग यहाँ पर हैं। इसके बाद सेकेंड स्थान पर पश्चिम बंगाल है और थर्ड पर आपका केरल है। ठीक है, बस इसको याद रखना है और कुछ याद मत रखिएगा। हाँ, सबसे कम किसका है ये भी पूछा जाएगा। तो ये आपका है अरुणाचल प्रदेश का, मात्र 17, यानी कि 17 व्यक्ति प्रति और किलोमीटर वहां का जनसंख्या घनत्व, 17 लोग ही रहते हैं। अगला है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है। तो पुरुष साक्षरता दर, जैसा कि हमने आपको ऊपर ही बताया है, आपको बोला था 100% पूछा जाएगा। इसका मुझे कोई आइडिया नहीं था कि थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर देखिए आपके सामने है, थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है तो यहाँ पर पूछा गया है, तो 82.84% हो जाएगा। और ये तो आपका पुरुष का है। महिलाओं की बात करेंगे तो 65.46 है। साक्षरता आपका 74.0% है। शीर्ष पर आपका केरल है और सेकंड पर आपका लक्षद्वीप है, थर्ड पे आपका मिजोरम है, बिहार का स्थान सबसे निचला है। बस इतना ही याद रखना है। अगला है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां आपके शहनाई वादक हैं, तो इसका राइट आंसर शहनाई हो जाएगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की बात करेंगे तो इनका मूल नाम कमरुद्दीन है। इनको 2001 में भारत रत्न अवार्ड दिया गया है। पद्म भूषण अवार्ड 1968 में दिया गया है। पद्म विभूषण अवार्ड 1980 में दिया गया है। पद्म श्री 1961 में दिया गया है। इसके अलावा 26 जनवरी 1950 को भारत के पहले गणतंत्र दिवस के अवसर पर उन्होंने लाल किले से राग कैफी का भी प्रदर्शन किया था। अगला है स्वतंत्रता का अधिकार क्या है। तो स्वतंत्रता के अधिकार की बात करेंगे
तो ऑप्शन आपका इस प्रकार करके दिया गया था, मूल अधिकार है, डीपीएसपी है, मौलिक कर्तव्य है। तो इसका राइट आंसर आपका मौलिक अधिकार यानी कि मूल अधिकार हो जाएगा। जो स्वतंत्रता का अधिकार है आपका मूल अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 19 से लेकर 19 से लेकर 22 तक में दिया गया है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार की बात करेंगे तो पहले आपका अनुच्छेद 19 आता है। अनुच्छेद 19 में आपको 6 अधिकारों का संख्या दिया गया है। पहला है वाणी एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा है विधानसभा यानी कि असेंबली करने की स्वतंत्रता, अगला है संगठन बनाने की स्वतंत्रता, आंदोलन करने की स्वतंत्रता, निवास स्थान या मतलब कहीं भी आप भारत में रह सकते हैं उसकी स्वतंत्रता, या भारत में कहीं आप व्यवसाय कर सकते हैं उसकी स्वतंत्रता। इसके अलावा अनुच्छेद 20 में है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में शिक्षा संबंधित है। अनुच्छेद 21 आपका जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 21A आपका प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार देता है। अनुच्छेद 22 आपको कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा प्रदान करता है। अगला है कि विधवा विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक कौन थे? तो विधवा पुनर्विवाह संघ का स्थापना 1861 में हुआ है, जिसके संस्थापक थे महादेव गोविंद रनाडे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो महादेव गोविंद रनाडे हैं, इनके अलावा डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना इन्होंने किया है। अगला है कि आरआरटीएस में टी का पूरा नाम क्या है? तो आरआरटीएस की बात करेंगे तो इसमें आपका टी का पूरा नाम ट्रांजिस्ट हो जाएगा। इसके अलावा आरआरटीएस की बात करेंगे तो आरआरटीएस ट्रेनों को नमो भारत के नाम से जाना जाएगा। इसका फुल फॉर्म होता है रीजनल टू रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 20 अक्टूबर 2023 को किया गया था। अगला है कि किस अनुच्छेद में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका अनुच्छेद 21 हो जाएगा। अनुच्छेद 21 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं के अलावा अपने जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं हो सकेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि राष्ट्रीय शिरोमणि पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रीय शिरोमणि पुरस्कार की बात करेंगे तो ये सम्मानित किया गया है अपर्णा सतीशन को। तो इसका राइट आंसर आपका अपर्णा सतीशन हो जाएगा। ठीक है, इनको 13वां कटक जो महोत्सव हुआ था 2022 में, उसी में आपका इसको सम्मानित किया गया था। इनका संबंध आपका कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, इसको भी याद रखिएगा। अगला है कि मेरी सपनों की रानी कब आएगी तू गाने को किसने गाया है? तो मेरी सपनों की रानी तू आएगी कब, इस गाने को गाया है आपके किशोर कुमार जी ने। ठीक है, एक फिल्म आया था 1969 में, बॉलीवुड का फिल्म था आराधना, एक लोकप्रिय हिंदी गीत है। इस गाने को सचिन देव बर्मन ने संगीतबद्ध किया है और किशोर कुमार ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो मेरे सपनों की रानी कब आएगी, तो आपका किशोर कुमार इसका राइट आंसर होगा। अगला है कोई प्रश्न पूछा गया था सरकी वंश से संबंधित, हालांकि ये प्रश्न क्या पूछा गया था ये मिल नहीं पाया है, लेकिन सरकी वंश से संबंधित कुछ बातें हैं जो आपको जानने की जरूरत है। शायद आपको आंसर भी यहाँ मिल जाएगा, अगर नहीं मिलेगा तो नॉलेज तो मिलेगा ही। सरकी वंश की स्थापना ख्वाजा जहान ने किया था। तो पहली बात तो इसका स्थापना किसने किया था? ख्वाजा जहान ने किया था, जो कि महमूद के दरबार में वजीर के पद पर नियुक्त था। बनारस के उत्तर पश्चिम में इसी जौनपुर राज्य की नींव फिरोज शाह तुगलक के द्वारा डाली गई थी। संभवतः इसी राज्य को फिरोज ने अपने भाई जौना खां या जूना खां, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में बसाया था। यह नगर गोमती नदी के किनारे पर स्थापित किया गया था। साथ में 1394 में फिरोज शाह तुगलक के पुत्र सुल्तान महमूद ने अपना वजीर ख्वाजा जहां को मलिक उस सर्क यानी कि पूर्व का स्वामी की उपाधि धारण की, और उसने दिल्ली पर हुए तैमूर के आक्रमण के कारण व्याप्त अस्थिरता का लाभ उठाकर सरकी वंश की न्यू दालित थे। ठीक है, तैमूर का आक्रमण कब हुआ था? तो आप लोग 89 में शायद हुआ था या 69 में हुआ था, हमको डेट कंफर्म याद नहीं है। तैमूर का आक्रमण कब हुआ था? शायद आपका 1339 भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन कंफर्म नहीं है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, क्योंकि इतना सारा डेट याद रखना पड़ता है कि कभी कभी क्या होता है कि भूल जाता है आदमी। ठीक है, यही भूल गया है। अगर ऑप्शन है तो हम बता देंगे कि तैमूर का आक्रमण कब हुआ था, लेकिन आप लोग को बताइएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि वॉलीबॉल में स्कोर 14-14, पांचवें सेट बराबर हो गया है, तो टीम को जीतने के लिए लगातार कितने अंकों की जरूरत होगी? तो 2 अंकों की जरूरत होगी। इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। अगर कभी भी स्कोर 24-24 हो या 14-14 हो, पांचवें सेट में बराबर हो गया है, तो टीम को जीतने के लिए लगातार 2 अंकों की जरूरत होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अक्टूबर 2023 में उड़ीसा का राज्यपाल किससे नियुक्त किया गया था? तो हमने आपको चार्ट ही दे दिया था पीडीएफ में, जहां से आप लोग आसानी से सभी राज्यों के राज्यपाल को पढ़ सकते थे। तो आपके उड़ीसा के राज्यपाल बनाया गया था रघुवर दास को, तो इसका राइट आंसर रघुवर दास होगा। अगला है कि 2023 में मोदी जी ने नेशनल हाइड्रोजन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका उद्घाटन आपका वाराणसी में किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि विनिमय मुद्रा का विस्तार रूप बताओ, ऐसा कुछ करके प्रश्न आया था,
तो मुद्रा विनिमय बिना तैयारी के व्युत्पन्न है जो एवं वो ब्याज दर पर विनिमय से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा आपका 4th शिफ्ट का क्वेश्चन ये पूछा गया है, 26 फरवरी के 4th शिफ्ट में भी प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसको भी हम लोग देख ही लेते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि वर्ष डैश में 42वें संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य वाले अनुच्छेद 51 को संविधान में सम्मिलित किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका 1976 हो जाएगा। ठीक है, 1976 में 42वां संविधान संशोधन होता है और इसी दौरान आपका अनुच्छेद 51 को संविधान में जोड़ा जाता है, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा जाता है 1976 में, और 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा जाता है 2002 में 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से। बाद बाकी इस समय आपकी इंदिरा गांधी क्या थी, तो प्रधानमंत्री थी। इस संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में भी संशोधन किया गया था, 3 शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और आपका अखंडता। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। तो अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो न्यूनतम आयु कम से कम आपको 30 वर्ष होना ही चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि हम 25 वर्ष में राज्यसभा का सदस्य बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। 25 वर्ष में आप मात्र लोकसभा के सदस्य बन सकते हैं। ठीक है, 25 वर्ष में आप मात्र लोकसभा के सदस्य बन सकते हैं। अगर आप लोकसभा के सदस्य बन सकते हैं तो आपको मालूम होगा कि प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। अगर लोकसभा के सदस्य नहीं है तो आप राज्यसभा के सदस्य हैं, फिर भी आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो इस प्रकार आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री बनने का न्यूनतम आयु कितना होगा, तो 25 वर्ष ही होगा। ठीक है, इसके अलावा आपका 30 वर्ष आपका हो गया राज्यसभा सदस्य बनने का। राष्ट्रपति बनने का न्यूनतम आयु कितना चाहिए, तो राष्ट्रपति बनने का न्यूनतम आयु आपका 35 वर्ष होना चाहिए। 30 वर्ष आपका राज्य के राज्यपाल बनने का भी न्यूनतम आयु होना चाहिए। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध शहनाई वादक को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो राइट आंसर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हो जाएगा। 2001 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, इनका जन्म डुमरांव गांव बिहार में हुआ था। इसके अलावा 90 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ था 2006 में। इसके अलावा अनंत लाल बनारस घराने के प्रसिद्ध शहनाई वादक थे, इसको भी याद रखिएगा। पंडित राम सहाय जी को भी याद रखिएगा, बनारस घराने के शहनाई वादक हैं। और आपके अली अहमद हुसैन खां को भी याद रखिएगा, ये भी आपके शहनाई वादक हैं। बंगाल सरकार के द्वारा इन्हें बंग भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला है कि आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। तो आत्म जो निर्भरता है आपका चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। पहले भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। चौथी पंचवर्षीय योजना आपका 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक चला था, जिसका उद्देश्य क्या था, आत्मनिर्भरता था। अगला है कि भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है। तो भारत में प्रेस के जनक की बात करेंगे तो यह आपका जेम्स ऑगस्टस हिक्की को कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा। आपसे प्रश्न शायद पूछा गया था कि जेम्स ऑगस्टस हिक्की को किसका जनक कहा जाता है, तो भारतीय प्रेस का जनक कहा जाता है। ठीक है, भारत में प्रेस का जनक कहा जाता है, ब्रिटिश नागरिक था ये। उन्होंने शासन के तहत पहला समाचार पत्र शुरू करने के लिए जाना जाता है, इसलिए समाजवाद की स्वसंस्कृति के बावजूद भारत के प्रेस फाउंडेशन का नेतृत्व सबसे पहले ब्रिटिश सरकार ने किया था। अगला है कि मिस वर्ल्ड 2023 का जो आयोजन है कहाँ पर होगा। तो मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन है अपना देश भारत में होना है, तो इसका राइट आंसर भारत होगा। मिस वर्ल्ड 2023 ये जो प्रतियोगिता है आपका 71वां संस्करण है, जो कि 9 मार्च 2024 को भारत के मुंबई में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जाएगा। इवेंट के अंत में पोलैंड की जो कैरोलिना विलास्का है अपने उत्तराधिकारी को ताज पहनाएगी। इसका मतलब हुआ कि जो कैरोलिना विलास्का है यह आपका मिस वर्ल्ड 2022 है। अगला है कि बस्तर दशहरा निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो जैसा कि हमने आपको मैसूर दशहरा के साथ ही बस्तर दशहरा के बारे में भी बता दिया था कि ये भी प्रश्न आपका 100% आएगा। तो बस्तर दशहरा की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। मैसूर दशहरा कर्नाटक में मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो मध्य भारत में स्थित है। यह त्यौहार 75 दिनों तक मनाया जाता है। सबसे लंबा दशहरा इसी को कहा जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तकें भरतनाट्यम का मूल स्रोत है। तो भरतनाट्यम का मूल स्रोत की बात करेंगे तो नाट्य शास्त्र जो कि भरत मुनि जी के द्वारा लिखा गया है वही भरतनाट्यम का मूल स्रोत है। ठीक है, तो आपसे यह भी प्रश्न पूछा जाएगा कि नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है, तो भरत मुनि जी हैं। ठीक है, इसके अलावा शास्त्रीय नृत्य के सबसे पुराने सबसे लोकप्रिय रूपों में से एक भरतनाट्यम की उत्पत्ति भारत में तमिलनाडु के तंजौर जिले से हुआ था। इस नृत्य शैली की प्रारंभिक उत्पत्ति भरत मुनि नामक विद्वान के द्वारा लिखित नाट्य शास्त्र और
नंदीकेश्वर के अभिनय दर्पण से मानी जाती है। ठीक है, तो नाट्य शास्त्र के अलावा आपके किसमें मानी जाती है? नंदीकेश्वर के अभिनय दर्पण से। मैं भी शायद आपके ऑप्शन में अभिनय दर्पण ही दिया गया था। ठीक है, क्योंकि अभिनय दर्पण का जिक्र स्टूडेंट ने किया था क्वेश्चन को बताते समय। ठीक है, इसके अलावा भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य को महत्वपूर्ण शैली जो कि तमिलनाडु के राज्य से आती है, मूल नाम इसका सदीरट्टम है। यह प्रागैतिहासिक काल से दक्षिण भारत के मंदिरों और द्वारों में फलता फूलता रहा है। अगला है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, जिसे कि हम लोग शॉर्ट फॉर्म में आईडीबीआई बैंक जानते हैं, इसका स्थापना किस लिए किया गया था? तो इसका स्थापना किस लिए भी किया गया हो, लेकिन इसका जो ऑप्शन है आंसर मुझे नहीं प्राप्त हुआ है। लेकिन हम लोग भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के बारे में पढ़ेंगे तो ये पता चल जाएगा कि इसका स्थापना किस लिए किया गया था। तो पहली बात तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम 1964 के तहत स्थापित किया गया था। यह प्रमुख वित्तीय संस्थान है जो उद्योगों को विकसित करने और विकास संस्थानों की सहायता के लिए ऋण और अन्य सुविधाएं प्रदान करता है। ठीक है, तो आपको मालूम चल गया होगा। इसके अलावा 1976 तक आईडीबीआई आरबीआई का सहायक बैंक था। अगला है कि लोहा होता है जो कितने प्रकार का होता है? तो लोहा की बात करेंगे तो लोहा आपका 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा प्रकार है? मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट है, लिमोनाइट है और आपका सिडराइट है। मैग्नेटाइट की बात करेंगे तो ये सबसे उत्तम कोटि का अयस्क है। इसमें धातु अंश 70% पाया जाता है। रंग इसका काला होता है। हेमेटाइट की बात करेंगे, ये लाल कत्थई रंग का होता है। इसमें लोहांश 60 से 70% पाया जाता है। लिमोनाइट की बात करेंगे तो इसका रंग पीला या भूरा होता है। इसमें लोहांश की मात्रा 40 से 60% पाया जाता है। सिडेराइट की बात करेंगे तो इसका रंग राख जैसा होता है। इसमें लोहांश 10 से 48% पाया जाता है। अगला है कि लोहड़ी त्योहार या लोहड़ी पर्व किस महीने में मनाया जाता है? तो लोहड़ी की बात करेंगे तो ये जनवरी महीने में मनाया जाता है। राइट आंसर जनवरी होगा। माघ के महीने में मनाया जाने वाला पंजाब का लाव फसल त्योहार लोहड़ी नई शुरुआत का प्रतीक है। यह त्योहार हर साल 13 जनवरी को बहुत उत्साह और जोश के साथ मनाया जाता है। मुख्य रूप से पंजाबियों का यह फसल उत्सव है, फसल त्योहार है। ये त्योहार रबी फसल की कटाई को दर्शाता है और इसलिए सभी किसानों को एक साथ मिलकर भगवान को धन्यवाद देने के लिए इतनी शानदार फसल दी जाती है और लोहड़ी का त्यौहार मनाई जाती है। अगला है कि 1980 में ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप में पुरुष सिंगल्स खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रकाश पादुकोण। 1980 में प्रकाश पादुकोण ने डेनिस ओपन, स्वीडिश ओपन जीता और ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप में अपने इंडोनेशियंस प्रतिद्वंदी लियम सुई किंग को हराकर पुरुष सिंगल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बने थे। पहले। अगला है विकास कृष्णन किस खेल से संबंधित है? तो विकास कृष्णन की बात करेंगे तो इनका भी संबंध मुक्केबाजी से है। ठीक है, विकास कृष्णन के संदर्भ में बात करेंगे तो हरियाणा के भिवानी जिले से इनका ताल्लुकात है। 2010 के एशियाई खेलों में लाइट वेट वर्ग में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक भी जीता है। इसके अलावा ओलंपिक कांस्य पदक विजेता विजेंद्र सिंह के बाद तीनों ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले विकास कृष्णन यादव दूसरे भारतीय हैं। अगला है किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा भारत की लगती है? हमने 1000 बार बताया है कि बांग्लादेश के साथ भारत की जो सीमा है सबसे ज़्यादा लगता है। कितना लगता है? तो 4096 किलोमीटर की सीमा लगता है। मील में बात करेंगे तो 2545 मील। भारत के साथ कितने राज्यों की सीमा लगता है? 7। कौन कौन से राज्य है? सबसे बड़ा तो बांग्लादेश के साथ, सेकंड पर आपका है चीन के साथ, थर्ड पर आपका पाकिस्तान के साथ। चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान के साथ मत याद रखिएगा, बस बांग्लादेश के साथ याद रखिएगा और अफगानिस्तान के साथ याद रखिएगा। किलोमीटर में 106 किलोमीटर का सीमा लगता है, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। इसके अलावा 699 भी याद रखिएगा, बहुत ईजी है। भूटान लगता है, भूटान में भी 3 वर्ड है और 699 में भी 3 लेटर है, 3 नंबर है। ठीक है, तो इसको रिलेट करके याद रखिएगा। ऐसे याद रखना है तो म्यांमार का भी याद रख लीजिएगा। म्यांमार में 4 है तो 1643, ये भी आपका 4 अक्षर का है। ठीक है, तो इसको भी याद रिलेट करके याद रख सकते हैं। पाकिस्तान का तो आपको याद रहना ही चाहिए, 3323 किलोमीटर है। ठीक है, अगला है एन एन पी इक्वल टू जी एन पी माइनस। ठीक है, आपसे पूछा गया है एन एन पी इक्वल टू जी एन पी माइनस, मतलब कि एन एन पी में हम लोग क्या घटाएंगे तो जी एन पी निकल कर आएगा। ठीक है, इस प्रकार का कोई प्रश्न पूछा गया था तो देखिए जी एन पी में हम लोग क्या घटाएंगे तब एन एन पी निकल कर आएगा, यह प्रश्न हो सकता है। तो हम लोग जी एन पी में डिप्रेशिएशन घटाएंगे तो आपका एन एन पी निकल कर आएगा। ठीक है, तो डिप्रेशिएशन यानी कि मूल्यह्रास इसका राइट आंसर था। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद हम लोग एनएनपी जिसे शॉर्ट फॉर्म में कर रहे थे वही है। उन सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य है जो एक वर्ष के दौरान घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रहने वाले देश के नागरिक के द्वारा उत्पादित किए जाते हैं। इसके अलावा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को वह मूल्य भी कहा जाता है जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी से मूल्य ह्रास घटाकर प्राप्त किया जाता है। तो मूल्य ह्रास इसका राइट आंसर था।
अगला है कि सक्सेना समिति का गठन कब किया गया था? सक्सेना समिति का गठन आपका 2009 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया था। जून 2009 में किया गया था। बीपीएल जनगणना के लिए किया गया था, ठीक है। और रिपोर्ट इसने प्रस्तुत कब किया था? 21 अगस्त 2009 को किया था। समिति ने सिफारिश की थी कि बीपीएल स्थिति के हकदार लोगों का प्रतिशत साक्षरता से कम 50 तक संशोधित किया जाना चाहिए। अगला है कि एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कबड्डी में किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? तो भारत ने ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता था, तो इसका राइट आंसर ईरान हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपका 33-29 से हराया था और ऐतिहासिक गोल्ड मेडल अपने नाम है जो किया था, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये सभी प्रश्न आपके 26 दिसंबर के सभी शिफ्ट में पूछे गए थे। बाकी फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो बना हुआ है, तो आप लोग जाकर वहाँ से देख सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे भारत।